जय हिंद दोस्तों यहाँ पे जो हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना, ये केवल आपके प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं जितने यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, चाहे आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, अब मैं टोटल वैसा ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जैसा आपका यहाँ पे पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अब मैं जो कराता हूँ ना, आप ये मान चलिए कि आप पेपर में बैठे हुए हैं और आप ये देखा करिए कि आपका कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहा है और कितना आपका गलत हो रहा है, क्योंकि आप जब भी पेपर में लगे बैठेंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे आपको बिल्कुल देखने को मिलते रहेंगे। और दोस्तों ये मान चल रहा है जो आपको चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, इनके मैं उतने क्वेश्चन आपको करा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस जो ये प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, इन्हीं के सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, और जो यहाँ पे मैं पॉइंट बीच बीच में लिखाता हूँ वो पॉइंट जरूर नोट करना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो मैं पॉइंट लिखाता हूँ वहीं से क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलते रहेंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छी लगती हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह जो आपके वीडियो होते हैं उनका जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो वही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों यहाँ पे ये मान चलो मैं जितने भी सेट कराऊंगा ना, सभी सेटों में मैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट में वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जितने सेट करा रहा हूँ ना, अगर ये मान चलना कि हर सेट से मैं जितने भी सेट कराऊंगा, हर सेट से आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। बस मैं यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते चलना। यहाँ पे जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम हम वैसा ही क्वेश्चन करेंगे जैसा कि आपका पेपर आता है। यानी यहाँ पे हम जो आपका बायोलॉजी वाला इसके 15 क्वेश्चन करेंगे, ऐसी जो हमारा केमिस्ट्री का था इसके भी यहाँ पे 15 क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पे हम फिजिक्स के क्या करेंगे 5 क्वेश्चन करेंगे, और जीके के यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे जो मैथ का आएगा मैथ का हम टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन करेंगे। यानी जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे थे वैसे यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ इनका पहले आंसर खुद देने का ट्राई करिए कि आपको इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यह भी आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों यकीन मान चलना कि अगर आप इस सेट में आपकी मान चलना 35 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, तो ये मान चलो आपका जो फाइनल सिलेक्शन कंफर्म है। तो बाद में लास्ट दोस्तों जरूर बताने कि जो मैं 50 क्वेश्चन ये करा रहा हूँ, इसमें आप कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने आपके गलत हैं, और अगर आपने 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत सही यहाँ पे चल रही है। और जैसा कि आज क्लास हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि ARO, ये क्वेश्चन आया था जबलपुर में, आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में प्राइमेट में मनुष्य का निकटतम संबंधी आपका कौन सा है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पहला है गोरिल्ला, दूसरा है चंपैंजी, तीसरा है हमारा गिब्बन, और चौथा है क्या है औरंग उदांग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर नोट कर लेना जो गोरिल्ला दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलें। दोस्तों यकीन मान चलो मैं जितने भी सेट कराऊंगा, हर सेट से आपको कम से कम 1 से लेकर 2 क्वेश्चन हर सेट से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जैसे आप एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकें। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लखनऊ ARO में आपका आया हुआ था, और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि चमगादड़ टिड्डे एवं कबूतर जो पंख होते हैं वो कैसे पंख इनके होते हैं, और जिनके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है समरूप होते हैं, दूसरा है समजात होते हैं, तीसरा अवशेषी होते हैं, और चौथा क्या दिया जा रहा है महाकंकाली होते हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे होते हैं समरूप होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया अवशेषी, ये अवशेषी अंक कौन से होते हैं, ये भी एक पॉइंट नोट कर लेना, इसका भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो अवशेषी अंक किन्हें कहते हैं, ये वैसे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वज में कार्यरत थे, यानी जो हमारे पूर्वज थे वो इन अंगों से कार्य कर रहे थे, लेकिन अब हमारे शरीर में इनका कोई कार्य नहीं रह गया। वो अंग क्या कहलाते हैं, वो अंग कहलाते हैं अवशेषी कहलाते हैं। जैसे कि जो हमारा अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स जो होता है कैसा अंग होता है, ये आपका अवशेषी अंग आपका होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी चमगादड़ टिड्डे एवं कबूतर के पंख कैसे होते हैं, वो आपके पंख क्या होते हैं समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे जो आपकी एक सीरीज लेके आ रहा था, जब मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पे बायोलॉजी के आपके कम से कम 2000 क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों मैं ये सारे 2000 जो मैं क्वेश्चन होंगे, जैसे मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, यहाँ पे सारे आपको 2000 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम करा देंगे। ऐसे ही जो आपका जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन आता है इसके
के 1500 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस सेट से कराएंगे। और जो हमारा फिजिक्स वाला बताया था हमने क्वेश्चन कराएंगे, फिजिक्स के यहाँ से भी हम वैसे ही क्वेश्चन कराएंगे, डेली 5 क्वेश्चन कराएंगे। टोटल आपको यहाँ पे 1000 में फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। और सेम ऐसे ही हमारा रहेगा, जीके भी रहेगा, मैथ भी रहेगा। यानी दोस्तों यकीन मान चलो, मैं एग्जाम से जितने क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, आप एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जो जो क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यानी कहा था 3 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया। और ये क्वेश्चन आपका आया कहाँ पे था, ARO कोल्हापुर में आपका ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया कि वह जो मृत कार्बनिक पदार्थ उगता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, राइट आंसर नोट कर लेना। उसे क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट। क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइट बोला जाता है। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और चाहे तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, कई बार आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे जो दिया जा रहा है हमारा क्या, एपीफाइट। ये एपीफाइट आपका होता क्या है। तो दोस्तों जो एपीफाइट होता है इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, अधिपादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिपादप बोलते हैं। और ये ऐसा पौधा जो ये कैसा होता है, ये एक ऐसा पौधा होता है जो पोषी पौधा पर रहता है। और यहाँ ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपका ये पौधा पाया जाता है, जो एपीफाइट में आते हैं। जैसे आप जान सकते हैं जो आर्किड होता है, आर्किड ये ऐसा ही आपका पौधा वहां पे होता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, और नोट कर सकते हैं, ये भी एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है जो सबसे छोटा बीज है, यहाँ पूछा क्या गया था, जो सबसे छोटा बीज पूछा क्या गया था कि सबसे छोटा बीज, क्या पूछा गया था, सबसे छोटा बीज कौन सा है। तो सबसे छोटा बीज नोट कर लेना वह कौन सा, ये भी आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। जो ऑर्चिड होता है ये क्या होता है, वो सबसे छोटा बीज होता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा बीज कौन सा होगा, तो जो ऑर्चिड दिया गया ये सबसे छोटा बीज आपका हो जाता है। दोस्तों ये मान चलना जो मैं यहाँ 50 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ से ये मान चलना 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से कंफर्म हो जाएंगे। मैं जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा सारे प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 4 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि सरीसृपों का युग कौन सा था। और ये जयपुर ARO में क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो सरीसृपों का युग कौन सा, ये कौन था, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो सरीसृप थे उनका युग कौन सा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला दिया जा रहा है कि परिमियन कल्प, दूसरा हमारा है पैलियोजोइक महाकाव्य, और इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन दिया जा रहा है प्रोटोरियोजोइक महाकाल्प, और चौथा क्या दिया जा रहा है, मीसोजोइक महाकाल्प। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यकीन मान चलो मैं यहाँ पे जितने आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप सारे क्वेश्चन नोट करते चल रहे हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जो जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, आपका एग्जाम जब भी लगेगा वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, जो हमारा मीसोजोइक महाकल्प दिया जा रहा है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन आता है 5 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन सा होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह आपका कौन सा होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स। क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड्स हो जाएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 6 नंबर में कि कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आया कहाँ पे था, ये आपका कोल्हापुर ARO में आपका ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रोटीन दिया जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक तत्व कौन सा होता है, वह आपका हो जाता है प्रोटीन हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन आता है हमारा 7 नंबर आता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। और ये आपका ARO लखनऊ में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था।
तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल। यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा अमीनो अम्ल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताने कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, ताकि आपका स्कोर कितना जा रहा है ये बता, उसी हिसाब से मैं आपकी तैयारी वहां पे करा पाऊंगा। ये मान चलना कि अगर आप स्कोर ये मान चलना अगर 30 और 35 के बीच में चल रहा है तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। अगर 35 अभी आपके क्वेश्चन सही हो पा रहे तो ये 100% कंफर्म मान चलना कि आपका एग्जाम इस बार कंफर्म होने वाला है। लेकिन अगर आपके 30 और 35 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, आप अपना पेपर बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों इसकी कट ऑफ होती ना, ये मान चलना जो फिजिकली कट ऑफ जाती है ये आपका 30 और 32 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन अगर हम फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल के लिए कम से कम नहीं तो आपको कि जो तो आपका लखनऊ हो गया, दानापुर हो गया, जयपुर हो गया और जबलपुर हो गया, इन जटावरों के लिए कम से कम आपके 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और कुछ जटावर कट ऑफ काफ़ी कम गई इस बार, जैसे बंगाल हो गया, वहाँ या कोलकाता था उसका कट ऑफ कम गया है। और तुम्हारा अभी आया नागपुर का रिजल्ट है, वहाँ की कट ऑफ कम गया, यहाँ की कट ऑफ काफ़ी कम गई है। यानी वहाँ के बच्चे जो थे जो अगर 35 क्वेश्चन भी कर रखे तो उनका फाइनल सिलेक्शन वहाँ पे हो गया था। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपको जब भी नर्सिंग का पेपर लगेगा तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि शरीर में यूरिया का जो संश्लेषण होता है ये कहाँ पे होता है। और ये क्वेश्चन आपका जालंधर यार में आपका पूछा भी गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, यकृत में। क्या हो जाएगा, यकृत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे होता है, ये आपका यकृत में होता है, यानी लीवर में आपका संश्लेषण इसका होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है जो कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो जो कीट होते हैं इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या होता है, यूरिक एसिड। राइट आंसर नोट कर लेना क्या होता है, वह आपका हो जाता है यूरिक एसिड। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरे कुछ जो अगर कुछ पॉइंट और आप नोट करना चाहें तो वो भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि वैसे जो जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मुख्यतः अमोनिया निकालते हैं, मुख्यतः क्या निकालते हैं, अगर वो अमोनिया निकालते हैं तो वो कैसा कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एमोनिट्रेटिक। क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एमोनेटेलिक। क्या कहलाते हैं, राइट आंसर नोट कर लेना जो हमारा दिया जा रहा है एमोनोटेलिक। क्या कहलाते हैं, टेलिक एल कर लेना, टेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एमोटेलिक कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर वहां पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कीट का जो उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, जो कीट होते हैं उनका उत्सर्जी पदार्थ हो जाता है यूरिक एसिड, उनका हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों एक बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अमोनिया का उत्सर्जी करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। यानी अगर जो पोते अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते एमोनोटेलिक कहलाते हैं। यानी तब इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वहाँ पे हो जाता है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल भी आप लिखना चाहें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा जो होता है कि अमीबा हो जाता है, एक क्या हो जाता है, एक आपको जैसे हो गया अमीबा हो जाता है। और एक हमारा होता है हाइड्रा होता है, एक क्या होता है, एक होता है हाइड्रा होता है। और एक और लिख सकते हैं जो मछलियाँ होती है, जो क्या होती है, मछलियाँ आपकी होती हैं। ये सारे किस में आ जाते हैं, ये सारे आपके आ जाते हैं एमोनोटेलिक में आ जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी वहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कीट का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, वो आपका यूरिक एसिड हो जाता है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये भी कीट का उत्सर्जी तो आपको देख ही रहे जो बंगलोर एआर में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको नोट करा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो सभी कीट होते हैं, और ये क्वेश्चन का यारो दानापुर में आपका पूछा भी गया था। तो जो सभी कीट होते हैं, सभी कीट क्या होते हैं, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो सभी कीट क्या होते हैं, वो होते हैं आपके क्या, यूरिकोटेलिक। क्या होते हैं, वो आपके जो होते हैं क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। यानी जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया जा रहा है
यूरिकोटेलिक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरिकोटेलिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यकीन मान चल रहा है कि अगर आपके क्वेश्चन 30 से लेकर 35 बीच में यहाँ पे हो रहे तो आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है। और दोस्तों ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, ताकि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन ऐसा रिपीट होता है आप तुरंत ही उसका आंसर वहाँ पे सॉल्व कर सके। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रवो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम का तैयार किया गया था, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा है यूरियस, क्या दिया जा रहा है, जो हमारा यूरियस दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कई बार आपके एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। दोस्तों जिसमें मैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूँ वो जरूर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट किया करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 12 नंबर आता है, और ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था, एआरओ जालंधर में आपका आया था। इसमें पूछा गया है जो उत्सर्जन की इकाई क्या है। दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं आपको पॉइंट और नोट कराऊंगा, यहाँ से इस क्वेश्चन कम से कम आपके 1 नंबर कंफर्म होने के फुल चांस हैं आपके यहाँ से। तो यहाँ पूछा गया जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन की इकाई क्या कहलाती है। तो जो उत्सर्जन होते हैं इसका इकाई क्या कहलाते हैं, तो ये नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या कहलाते हैं, नेफ्रॉन कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट कर लेना, जो हमारा नेफ्रॉन और किसकी इकाई कहलाती है, जो हमारी किडनी होती है, किसकी कहलाती है, जो हमारा क्या होता है, किडनी होती है। क्या होती है, जो हमारी किडनी होती है। तो किडनी की जो इकाई होती है, जो किडनी की आपकी इकाई होती है, तो वह क्या कहलाती है, वो भी आपका नेफ्रॉन कहलाती है। और दोस्तों एक और निकला जो यहाँ पे न्यूरॉन लिखा है, न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन पे आप एक पॉइंट और जरूर यहाँ पे नोट कर लेना, जो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, किसकी इकाई होती है, जो तंत्रिका तंत्र, किसकी इकाई होती है, नोट कर लेना। तंत्रिका तंत्र, क्या लिख लेना, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है, वो आपके न्यूरॉन यहाँ पे कहलाती है। और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जा रहा है एक्सॉन। ये आपका एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, ये एक न्यूरॉन का हिस्सा होता है। ये किसका हिस्सा होता है, ये आपका होता है जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का क्या होता है, न्यूरॉन का एक हिस्सा होता है। ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और एक यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है हमारा एक्सॉन, एक्सॉन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, एक्सॉन दिया जा रहा है। तो एक्सॉन का एक पॉइंट और आप नोट कर लेना, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। और जो ये निक्सॉन होता है, एक पॉइंट और चाहे तो आप नोट कर लेना, जो ये होता है क्या, यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आपको जो दानापुर जडावर में पूछा गया था कि वहां पे दिया गया एक्सॉन का कार्य क्या होता है, और वहां पे एक ऑप्शन आपको दिया गया था कि जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य कौन करता है, वो आपका एक्सॉन वहां पे कार्य करता है। तो इसका भी पॉइंट सारा नोट कर लीजिएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, यकीन मान चलना आप जब भी पेपर में बैठेंगे ना, यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। बस यहाँ पे मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते चलिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 13 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है जो वृक्क होता है, यानी जो किडनी होती है, कि खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है। और ये लखनऊ यार में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा जो दिया जा रहा है यूरेमिया। जो हमारा यूरेमिया दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका हो जाता है। यानी कि वृक्क जो किडनी होती है, किडनी में खराबी के कारण जो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या बोलते हैं, उसको बोला गया है यूरेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेमिया कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों वैसे मैं वही सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और जिनके ज्यादा है एग्जाम में आने के ज्यादा चांस है। मैं वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि जो पक्षी होते हैं, पक्षी क्या होते हैं आपके, क्या पूछा जा रहा है, जो पक्षी क्या होते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पक्षी क्या होते हैं, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होते हैं, यूरिकोटिलिक। क्या होते हैं, यूरिकोटिलिक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो ये सारे जो मैं पॉइंट नोट करा रहा हूँ सारे आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 15 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य के वृक्क में जो पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है, ये हमसे पूछा गया। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में आपका आया भी था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा वृक्क के
पेल्विस में ऑक्जेलेट जैसे लवण के क्रिस्टलों से। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा वृक्क के पेल्विस में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से क्या हो जाता है, उस पे हो जाता है पथरी आपकी ये बन जाती है। दोस्तों ये सारे पॉइंट बिल्कुल नोट करते चलना, आपको जब भी एग्जाम लगे वहां पे ऐसे क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है केमिस्ट्री का। आता है केमिस्ट्री में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होता है, तो टोटल 60 नंबर की आपके एग्जाम में केमिस्ट्री भी पूछी जाती है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है 16 नंबर आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है, और ये बंगलोर एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह नोट कर लेना, इसके एंटी नॉकिंग को बढ़ाने के लिए, यानी इसके एंटी नॉकिंग को बढ़ाने के लिए क्या होता है, इसका यूज वहां पे किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक दो पॉइंट और आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं कि पहला नोट कर लें, जो पावर अल्कोहल होता है, ये पावर अल्कोहल होता क्या है, यह 4 भाग पेट्रोल और 1 भाग इथाइल अल्कोहल के मिश्रण है और जिसे वायुयान के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान सकते हैं जो टेट्रा एथिल लेड होता है, यह एक अपस्फोटरोधी पदार्थ आपका होता है। दोस्तों ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और जो हमारा अगला केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया जो सर्प सिल होता है, यानी सर्प सिल है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में आपका पूछा गया था। तो जो सर्प सिल होते हैं क्या होते हैं, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो सर्प सिल होते क्या, ये एक प्रकार के प्रशांतक होते हैं। क्या होते हैं, ये एक प्रकार के प्रशांतक आपके होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 18 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है, और ये क्वेश्चन का एआरओ जयपुर में आपका पूछा भी गया था। दोस्तों यकीन मान चलो, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं डेली जो एक प्रैक्टिस सेट करा के आऊंगा, हर प्रैक्टिस सेट से आप कम से कम लेके 1 या 2 क्वेश्चन पे कंफर्म होने वाले हैं। बस मैं जितने प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और ये दोस्तों हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट, अगर आपने पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया वो भी सॉल्व कर ले, वो भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां पे मैंने क्वेश्चन वहां पे कराए थे। दोस्तों यकीन मान चलो, मैं यहाँ पे आपको टोटल जो बायोलॉजी मैंने 2000 क्वेश्चन बोले हैं वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा इसी प्रैक्टिस सेट से। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और केमिस्ट्री जो मैंने बोले थे 1500 क्वेश्चन कराने के लिए, मैं 1500 क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल आपको कराऊंगा। और ऐसा मैं जो फिजिक्स था इसके भी मैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और इसके बाद हमने जीके के मैंने क्वेश्चन बोल रखे हैं 3000 क्वेश्चन, वो भी मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और जो मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपका मैथ के क्वेश्चन आते हैं ज्यादा इतना हार्ड नहीं आता, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, इतना टफ पेपर आपको वहाँ पे नहीं बनता है। बस मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, पूछा गया कि गन्ने की शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, इनवर्टेज दिया गया, क्या दिया जा रहा है, इसका कर लेना इनवर्टेज कर लेना, इसे राह लगाना है। इनवर्टेज जो हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि जो गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जल अपघटित इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा ही आपका होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन सा, और ये दानापुर एआरओ में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, जो हमारा क्लोरोक्विन दिया जा रहा है इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि मलेरिया रोधी औषधि के रूप में कार्य आने वाला यौगिक कौन सा होता है, वह आपका होता है क्लोरोक्विन आपका होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी जो मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा क्लोरोक्विन आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी आपके एग्जाम के नजरिए से हो सकता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 20 नंबर आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, और ये क्वेश्चन आपका यारो जयपुर में आपका पूछा भी गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। और दोस्तों यूरिया का एक क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो यूरिया होता है, जो यूरिया का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में
किसने इसका वहां पे किया था, यूरिया का निर्माण किसने किया था प्रयोगशाला में सबसे पहले, तो किसने किया था वो भी एक पॉइंट लिख लेना, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से भी आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाता है। तो किसने किया था, वो की थी होलर ने। किसने की थी, वो की थी, किस पॉइंट नोट कर लेना क्या हो जाएगा, होलर ने इसकी खोज की थी, इसका निर्माण किया था पहली बार। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लेना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि जो यूरिया होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र भी नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यानी NH2CO NH2 ये किसका होता है, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है, ये भी नोट कर लेना। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सी है। इनमें से हमें ये बताना है कि सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सी, ये हमें यहाँ पे बताना है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके सबसे पहले 4 ऑप्शन नोट करना। पहला क्या है, प्लेटिनम है, दूसरा है चांदी है, तीसरा लोहा है, फिर है सोना। तो इसके 4 ऑप्शन हमारे ये यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे सोना दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि जो सोना होता है ये सर्वाधिक आपका आघात वर्ध धातु होती है। और यहाँ पे एक ऑप्शन जो आपका चांदी दिया जा रहा है, ये चांदी क्या होता है ये भी पॉइंट नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जो चांदी होती है सबसे अधिक विद्युत की सुचालक होती है। ये क्या होती है, सबसे अधिक क्या होती है, विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। क्या होती है, विद्युत की सुचालक ये आपकी होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में वहां पे पूछा जा चुका है। तो ये दोनों पॉइंट आप बिल्कुल यहाँ पे नोट करिएगा। यानी सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सी हो जाती है, वो आपकी सोना हो जाती है। और विद्युत की सुचालकता की हम बात करेंगे तो वहां पे आपको जो चांदी है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 22 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है दीप्त क्षेत्र, दूसरा अदीप्त क्षेत्र, और तीसरा नीला क्षेत्र, और चौथा क्या है, ज्योतिहीन क्षेत्र। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, और हमें बताना है इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, जो नीला क्षेत्र हमारा दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वही करा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या कहते हैं, वह कहते हैं फिशर ट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम यहाँ पे हमें बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद क्यों किया जाता है, क्योंकि, और ये क्वेश्चन का यारो नागपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह लिख लेना कि यह अत्यधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन होता है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कई जो मैं जितने पॉइंट नोट कर रहा हूँ सारे पॉइंट आप नोट करना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी जो भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल इंजन तेल पसंद किया जाता है, क्योंकि यह क्या होती है, अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन आपका होता है, इस वजह से इसका यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है, किस वजह से कठोर होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं जो इतने भी करा चुका है सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपका जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। बस मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 26 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपका यारो जयपुर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑक्सीजन।
यानी हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, वो आपका ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 27 नंबर में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। यानी मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो लगभग कितने के बराबर होता है, और ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा। इसकी जो क्या होता है, पहले एक पॉइंट और नोट कर लेना, जो इसका मानव रक्त का जो पीएच मान होते हैं, जो मानव रक्त होता है ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये आपका होता कैसा, क्षारीय होता है। कैसा होता है, पहला पॉइंट तो यही नोट कर लेना है। जो मानव रक्त होता है कैसा होता है आपका, ये क्षारीय आपका होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लें, जो इसका का पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है, वो होता है आपको 7.5 होता है। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यकीन मान चलना, एग्जाम तो मैं उतने क्वेश्चन करा दूंगा ना, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जितने क्लासेस कराऊँ सारे आप डेली नोट करते चलो। मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ, जो डेली क्लास होती है वो आपकी सुबह 6 बजे में डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड कर देता हूँ। और ये प्रैक्टिस सेट समझ के ना किया करिए, ये ऐसा सोचिए आपका एग्जाम में पेपर आया हुआ है, क्योंकि आप जब भी पेपर लगे वहाँ पे सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, वह बराबर होता है 0.001 mm के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी इसका दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 29 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं और उनके शरीर के सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग कौन सा होता है। ये बंगलोर एआरओ में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़े। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़े हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, उसमें क्या पूछा जा रहा है कि शरीर में डीएनए का कार्य है, या शरीर में डीएनए का कार्य है। और ये क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर में डीएनए का कार्य सूत्र कणिक का जीवन जनन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह नोट कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया का जैव जनन। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जैव जनन दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जो सूत्र कणिका होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, इसको सूत्र कणिका भी आपका बोला जाता है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया का जैव जनन जो हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार आपका एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जडारो में कई बार आपका पूछा गया है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो आता है 31 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है, किसी पिंड के पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका आया कहाँ था, एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया है। दोस्तों एक बात और याद रखना कि जो इसके क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा आपके रिपीट होते हैं। हो सकता है जो आपके क्वेश्चन जयपुर जडारो में आया है, ये कभी दानापुर में आ जाए, कभी नागपुर में आ जाए, कभी लखनऊ में आ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके रिपीट होते हैं। ये तो मैंने खुद देखा है। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका जो द्रव्यमान होता है वही रहेगा, किंतु उसका जो भार होता है, भार क्या हो जाता है आपका, भिन्न आपका हो जाता है। यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों एक बात और याद रखना, जो भार में अंतर होने के कारण होता क्या है, पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा पर जी का मान क्या हो जाता है, जी का मान क्या हो जाता है, वह हो जाता है आपका 1 कितना हो जाता है, 1/6 आपका हो जाता है। यानी ये मान सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर मान लो किसी व्यक्ति का भार 60 kg है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार मान लो 60 kg, तो चंद्रमा पर अगर वही व्यक्ति का भार वहां पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका 10 kg वहां पे हो जाता है। क्योंकि जी का मान क्या होता है, वो आपका 1/6 आपका वहां पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप बिल्कुल नोट करते चला, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 32 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है और शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है
और गेंद का जो कोणीय वेग होता है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो कोणीय वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आपका यारो दानापुर में आपका पूछा गया था। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताइए जो इसका कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग होता क्या है। तो दोस्तों ये नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कोणीय वेग का हमें ये बताओ, कोणीय जो वेग होता है इसका सूत्र क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जो कोणीय वेग होता है यानी क्या होता है, जो कोणीय वेग होता है इसका सूत्र नोट कर लेना, क्या होता है, वह होता है थीटा बटे टी होता है। जो कोणीय वेग होता है वह क्या होता है, थीटा बटे टी आपका होता है। और एक बार क्वेश्चन ये भी आपका आया था, जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, मात्रक भी आप नोट कर लेना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा रेडियन। इसका मात्रक भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका रेडियन बटे सेकंड, क्या हो जाएगा, रेडियन बटे सेकंड, इसका आपका मात्रक भी आपका हो जाता है। तो इसका आंसर नोट कर लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ मैं जितने क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने मिलेंगे। जितने मैं सेट करा रहा हूँ ये मान चलना हर सेट से मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ कि हर सेट से कम आपका 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आपका बनेगा। तो जो मैं जितने भी सेट करा रहा हूँ सारे आप ध्यान से नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक गोल पीपे की, पीपा मान लो चाहे बैरल मान लो, को खींच कर ले जाने की अपेक्षा जो लुढ़काना सुगम होता है क्योंकि, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था और वहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे वहां पे। तो आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सर्पी घर्षण। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सर्पी घर्षण की तुलना में जो हमारा लोटनिक घर्षण होता है वह क्या होता है, आपका कम होता है, क्या होता है, वह आपका कम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों बस जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे नोट करते चलिएगा आप। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 34 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है और ये परिघटना आपकी क्या कहलाती है। और ये क्वेश्चन का यारो जालंधर में आपका पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ये क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा वह जड़त्व के गुण को दर्शाती, क्या हो जाएगा, जड़त्व के गुण को दर्शाती, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 35 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी पिंड का जो वेग होता है 2 गुना हो जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन का यारो नागपुर में आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा उसका संवेग क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है, उसका संवेग क्या हो जाएगा, संवेग आपका इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना आपका हो जाता है। यानी किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो सबसे पहले ये लिखना जो संवेग बराबर होता है क्या, यानी जो संवेग होता है संवेग बराबर होता है क्या, ये आपका होता है द्रव्यमान, क्या होता है द्रव्यमान और गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है आपका संवेग होता है। और यहाँ पे दिया जा रहा है किसी पिंड का वेग, यानी अगर हम जो इसका वेग है अगर इस वेग को हम 2 गुना कर देंगे तो जो संवेग भी क्या हो जाएगा, संवेग भी हमारा क्या हो जाएगा 2 गुना आपका यहाँ से हो जाता है। तो यदि किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, संवेग उसका क्या हो जाता है, संवेग भी आपका 2 गुना हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो जीके का था, क्योंकि आपको जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे 10 क्वेश्चन आपके जीके के वहां पे पूछे जाते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन जीके का आता है इसमें पूछा क्या जा रहा है कि न्याय सूत्र किसने लिखी है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो न्याय सूत्र किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा गौतम दिया जा रहा है, गौतम ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये जो मैं जीके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बिल्कुल आप नोट करते चलना, क्योंकि जीके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका रिपीट होता है और ये क्वेश्चन आपका आया कहाँ था, ये आपका एआरओ जबलपुर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो ये सेट नंबर 2 चल रहा है, अगर आपने पहले वाला सेट नहीं लगाया तो वो भी सेट लगा लेना, क्योंकि हर सेट आप जितने में सेट कराऊंगा हर सेट से आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलने वाले हैं।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि राज्य हरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी। जो हमारा हपड़ नीति लिख लेना, इसे गलत लिख गया है, इसे सही कर लेना। नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी। और ये क्वेश्चन आपका आया कहाँ गया था, ये आपका आया था ARO कोल्हापुर में आपका पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा 17। यानी 17 जो दिया जा रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य जो हड़प नीति है, जो राज्य हड़प नीति है, सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी 17 पे ये लागू की गई थी। तो इसे सही कर लेना, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपको जयपुर ARO में आपका पूछा भी गया था। और दोस्तों यकीन मान चलना कि अगर आपके 30 और 35 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत सही वहाँ पे चल रही है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे थे, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा पवनार। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 पवनार दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 39 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के क्या होते हैं। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के खालिस्तान क्या होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका ARO दानापुर में आपका पूछा भी गया था। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, ये भारत सरकार के क्या होते हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मुख्य कानून अधिकारी। वो कौन होते हैं, वो होते हैं मुख्य कानून अधिकारी होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो पहला हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन नोट करना, और ये ऑप्शन पहले ध्यान से पढ़िएगा कि इसका आपको आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। और टारगेट दोस्तों जब ये मान स्टेट में कराऊंगा ना, जब आपके स्टेट में ये मान चलना कि आपके 35 से ज्यादा क्वेश्चन सही होने लगे, तो आप ये मान लेना कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। क्योंकि यहाँ मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन दिच्छालन की ओर प्रवृत्त है, वह क्या कहलाती है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन दिच्छालन की ओर प्रवृत्त है, वह क्या कहलाती है। और ये क्वेश्चन का ARO जबलपुर में आपका पूछा भी गया था। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका लैटेराइट। क्या हो जाएगा, लैटेराइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 41 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश जो विशालतम उत्पादक है, किसका सबसे ज्यादा ये उत्पादक आपका करता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका ARO लखनऊ में आपका पूछा भी गया। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार आपके क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक किसका होता है, वो आपका किसका हो जाएगा, दालों का हो जाएगा। किसका होता है, दालों का होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी। और ये जालंधर ARO में क्वेश्चन पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1912 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 43 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, ये कब प्रकाशित हुई थी, ये हमसे पूछा गया। और ये क्वेश्चन का ARO कोल्हापुर में आपका पूछा भी गया था। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 1967। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा 1967 हो जाएगा। यानी 1867 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक थी, ये दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी, ये आपकी 1867 में प्रकाशित हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और दोस्तों इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 42 नंबर, इसका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका 1912 ना करिएगा, इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 1935। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी, ये आपकी हुई थी 1935 के अंतर्गत आपकी हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि ओलंपिक झंडे में कितने रंग होते हैं, यानी जो ओलंपिक झंडा होता है इसमें कितने रंग होते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यानी जो ओलंपिक झंडा होता है, तो ओलंपिक झंडे में कितने रंग होते हैं, तो रंगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी ओलंपिक झंडे में कितने रंग होते हैं, तो रंगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आपका हो जाता है, कई बार आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे महेश भूपति। कौन हो जाएंगे, महेश भूपति हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यकीन मान चलो, मैं जितने क्वेश्चन करा दूंगा ना आपके एग्जाम तक, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला। बस आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलो, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो मैं प्रैक्टिस सेट आप करा रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका बायोलॉजी वाला, बायोलॉजी में इसमें 2000 क्वेश्चन कम से कम करा दूंगा, और केमिस्ट्री में आपको 1500 क्वेश्चन मोस्टली करा दूंगा यहाँ पे। और ऐसे आप जो फिजिक्स वाला था, इसके मैं 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। और यहाँ पे जो जीके वाला होता है आपको 3000 मैं क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम में पहले। और ऐसे मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे मैं क्वेश्चन करा दूंगा, यानी कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस आप साथ बने रहिएगा, और मैं जितने क्वेश्चन कराऊँ सारे आप नोट करते चलना। आप एग्जाम में यहाँ से मान चलना 45 प्लस क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जो आप क्वेश्चन कराता जाऊँ, आप सारे नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो 46 नंबर आता है, और यहाँ से हमारी जो मैथ होती है, मैथ स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों जो यकीन मान चलो, जो आपकी मैथ को एनए के एग्जाम में आती है ना, बिल्कुल नॉर्मल से आती है, इतनी हार्ड बिल्कुल नहीं आती। और जो आपको मेन फोकस करना क्या है, आपको जो आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इनमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 35 क्वेश्चन आपको केवल यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो ज्यादा फोकस आपको इसी में आपको करना है वहाँ पे। और जो हमारा 46 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, रमेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर और 35% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है तथा शेष बचाता है। तो अगर उसकी बचत कितनी दी जाए, 2250 रुपये प्रति माह बचाता है, तो राजेश की आय क्या है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका यार बंगलोर में आपका पूछा भी गया था। तो दोस्तों जो टोटल किसी की आय होती क्या, वो आपकी 100% होती है। आय क्या होती है, 100% होती है। और बचत क्या होती है, कि बचत कितनी बचत करता है। तो इसमें हमें दिया क्या है, बचत हमें दिया जा रहा है। तो बचत ये किसके बराबर दिया जा रहा है, ये हमें निकालना होगा। सबसे पहले निकाले तो उसे खर्चा कितना किया, 15% यहाँ पे खर्चा किया, 35% यहाँ पे खर्चा किया, और 20% यहाँ पे खर्चा किया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, खर्चा हो गया उसका 70% उसने खर्चा कर दिया। कितना खर्चा कर दिया, 70% तो खर्चा कर दिया। यानी आय अगर 100% थी, अब 70% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, बचा है उसके पास 30%। कितना बचा, 30% उसका बचा। और ये 30% किसके बराबर दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है 2250 के बराबर हमारा ये दिया जा रहा है। तो हमसे पूछा गया, तो ये बताओ उसकी आय कितनी, आय क्या होती है, 100% होती है। अगर 30% बराबर दिया जा रहा है 2250 के, तो 100% किसके बराबर है, ये हमें निकालना। तो 100% कितने बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2250, और बटे कितना करते हैं, बटे यहाँ पे कर देंगे 30, और गुणे कर दो यहाँ पे 100। तो यहाँ पे जो मान निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 0 से 0 काट देते हैं, 3 से इसे काटते हैं, कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो गया, और 3 पचे 15 हो गया। यानी 75 और गुणे 100 कर देंगे, कितना आ गया, ये आपका हो गया 7500। कितना हो गया, 7500 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर जो 3 हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैथ बिल्कुल नॉर्मल आती, इतनी हार्ड नहीं आती। बस मैं जैसे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।
और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 47 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर 23% का लाभ 9% के हानि के बीच का अंतर 928 है, तो यह वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे दिया क्या जा रहा है, यहाँ पे लाभ दिया गया और फिर यहाँ पे हानि दी गई है और इनका अंतर कितना 928 का दिया गया है। तो लाभ और जैसे अंतर करेंगे दोनों क्या ये हानि है और अंतर करेंगे क्या हो जाएगा, हानि से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 23% और 9% क्या हो जाएंगे यहाँ पे ये आपके जुड़ जाएंगे, यानी 23% और ये क्या हो जाएगा 9%। पहले से यहाँ माइनस होगा और माइनस हानि हो रही -9, ये और हो जाएगा। तो ये जैसे दो माइनस हटेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हो गया हमारा 23 और प्लस हो गया 9। इसे हम जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 23 9। आप जैसे ही इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसका नोट कर लेना कितना हो जाएगा 32 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और ये 32 बराबर दिया किसके बराबर जा रहा है, 928 के बराबर यहाँ पे हमें दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है 100 की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अगर 32% यानी जो 32% बराबर 928 के, तो 100 क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य आपका हमेशा क्या होता है 100% आपका हमेशा क्रय मूल्य आपका होता है और यही क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो 32 बराबर 928 के 1% किसके बराबर हो जाएगा, 928 बटे हो जाएगा 32 हो जाएगा और गुड़े कितना कर देंगे, गुड़े कर दोगे यहाँ पे 100। तो इसे आप जैसे ही काटेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, जैसे आप इसे पूरा सॉल्व करते हैं काटते हैं जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 2900। कितना हो जाएगा 2900 आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि आप इसे काटेंगे यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा और 29 गुणे आप जैसे 100 करते ही आपका 2900 निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा। और ये क्वेश्चन का यार जयपुर में आपका पूछा भी गया था। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनए के एग्जाम में आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन आपके बिल्कुल नहीं आते। और यहाँ पे पूछा जा रहा है ब्याज कितना होगा और यहाँ बात चल रही साधारण ब्याज। तो जो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, वह आपका होता है मूलधन होता है और गुणे दर होता है, गुणे समय होता है और बटे क्या होता है, बटे आपका 100 हो जाता है। तो मूलधन कितना दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है 1980 दिया गया है और दर कितनी दी जा रही है, वो आपकी दी गई 8% दी जा रही है और समय कितना है आपका 5% है और बटे कर देंगे यहाँ पे 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 5 से इसे काटेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे कितना आ गया 4 हो गया। अब 198 गुणे आप यहाँ पे क्या कर देंगे 4 कर देंगे और यहीं से हमारा आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यानी करेंगे जैसे 4 गुणे 8 8 चौक 32 करते हैं, इकाई का अंक हमारा 2 आ गया और केवल ऑप्शन नंबर हम 2 में ही देखते हैं इकाई का अंक हमारा 2 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे आप, जैसे 8 गुणे 4 करते हैं 8 चौक 32 होता है, तो हमने देखा कि हमारा इकाई का अंक तो 2 आ गया और जो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए केवल एक ही ऑप्शन में हमारा इकाई का अंक यहाँ पे 2 दिख रहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप 198 गुणे 4 भी करेंगे जो आपका आंसर निकल के आएगा 792 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि 3 7 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या होता है। यानी कि एक संख्या 3 है, एक संख्या 7 है, एक संख्या 15 है और चतुर्थ समानुपाती एक हमसे पूछा जा रहा है। इसमें होता है क्या, जो लास्ट वाली संख्या होती है उनका गुणा होता है और बीच वाली संख्या इनका गुणा होता है और बराबर हो जाता है। यानी कि कैसा हो जाएगा, ये 3 गुणे हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7 गुणे 15 हो जाएगा। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ से ये 3 यहाँ गुणे में है तो यहाँ कितने में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा भाग में आ जाएगा। तो 3 से काटेंगे 3 बजे 15 हो जाएगा और 7 गुणे 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इसका चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा, वो आपका 35 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो 50 नंबर आता है इसमें पूछा क्या जा रहा है कि रमेश और पंकज किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और पंकज और कमल किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं और कमल और रमेश किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में आपका पूछा भी गया था। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम मानते एक रमेश हो गए और यहाँ पे हो गए पंकज, किसी कार्य को कर रहे हैं या 12 दिन में कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं पंकज और कमल, यानी पंकज हो गए और कमल हो गए, ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 16 दिन में कर रहे हैं।
और फिर आगे क्या कह रहा है कि कमल और रमेश हो गया, यानी एक कमल हो गया और ये रमेश हो गया, ये किसी कार्य कर रहे हैं 24 दिन में कर रहे हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो पूरे काम में कितने दिन में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करें वो हम निकालेंगे। सबसे पहले निकालो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 और 16 और 24 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, वो आपका 48 हो जाएगा। अब 48 से एलसीएम से इसे भाग करेंगे, यानी कि 12 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा और ये कितने 3 बार जाएगा और यहाँ पे जाएगा 2 बार जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम जैसे इनको जोड़ते हैं, अगर इन्हें जोड़ते हैं हम देख रहे हैं जो हमारा रमेश है, रमेश क्या जगह 2 बार दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सारे जो यहाँ पे 2-2 बार आ जाएंगे, यानी कि जो हम रमेश भी हो गए और पंकज भी हो गए और कमल भी हो गए, ये सारे 2-2 बार आएंगे। और यहाँ पे जोड़ेंगे 4 3 7 हो गया और 8 9 हो गया, ये कितना हो गया, यहाँ पे इनका 9 हो गया। यानी जो रमेश हो गया, पंकज हो गया और कमल हो गए, और ये तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में क्या करेंगे, 2 इधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी कि एक दिन में कितना काम करें, 9/2 काम एक दिन में ये कर रहे हैं। और कुल काम हमारा कितना है, कुल काम 48 है, और एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो इतना काम करने में कितना समय लगेगा, तो कुल काम से हम कर दोगे भाग। अब 9/2 से आप भाग करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और 48 गुणे 2 करेंगे कितनी बार जाएगी, 8 दून कितना हो जाएगा, 16 6 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, यानी कि 4 दूनी 8 है, 96/9। अब इसे आप जैसे ही भाग करेंगे सीधा सीधा हम तो यहाँ देख रहे हैं 10 बार जा ही रहा, 10 में भाग दे, केवल 10 में कितना, 1 में दे रहा है। ऑप्शन नंबर जो हमारे 4 इसी में दिया जा रहा है कि 10 यहाँ पे लिया है, क्योंकि हम जैसे 10 से गुणा करते हैं ना, 10 वहाँ 90 होता है, तो और ये 96 6 केवल ज्यादा है, और एक ऑप्शन में ही केवल ऐसा ही ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है जो 10 बार कट रहा हो यहाँ पे। तो यहाँ से हम जान जाएंगे जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप जैसे 96/9 करेंगे ना, तो आपका आंसर यही निकल के आएगा कि 10.67। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6, यहाँ 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये मान चलो मैं जितने सेट आपको करा रहा हूँ ना, जितने भी मैं सेट करा रहा हूँ, और ये सेट नंबर आपका 2 है, और अगर आप पहले वाला सेट नहीं किए तो वो भी सेट कर लेना। और हर सेट से मैं जितने भी सेट आपको कराऊंगा, हर सेट से कम आपको 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो मैं जितने सेट करा रहा हूँ एग्जाम तक आप सारे नोट करते चलना, वहाँ पे जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कराता हूँ वो पॉइंट जरूर नोट किया करिए, क्योंकि वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं आपके एग्जाम तक मैं वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन ला सकूं जो ऐसे आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।